हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के गद्य खंड काव्य खंड से यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्राम श्री जो कविता है वो पढ़ी, और यहाँ पर हम प्रीवियस लेक्चर से इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिए हैं और आगे के क्वेश्चन आगे आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 7 कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, भाव एवं भाषा की दृष्टि से, तो ये क्वेश्चन भी हमने साथ कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या है, आप जहाँ रहते हैं उस इलाके के किसी मौसम विशेष के सौंदर्य को कविता या गद्य में वर्णित कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में होमवर्क क्वेश्चन दिया था कि आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं और जिस इलाके में आप रहते हैं, वहां के मौसम विशेष के बारे में आपको बताना था और एक कविता को या फिर गद्य के रूप में आपको लिखना था। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ सभी ने लिखा होगा। यहाँ पर दिल्ली के बारे में लिखा है, लेकिन हम उत्तराखंड से यहाँ पर बिलोंग करते हैं तो हम अपने ही क्षेत्र के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो आपको दिल्ली विशेष के बारे में नहीं लिखना है, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं उसी के बारे में आप लिखेंगे, चाहे उसे कविता बनाइए, ठीक है, या फिर उसको गद्य के रूप में लिखिए। आप सीधे लाइनों के रूप में भी लिख सकते हैं कि हमारे जो इलाके का जो मौसम है, गर्मियों का आपको अच्छा लगता है या सर्दियों का अच्छा लगता है, जिस भी मौसम में आपके इलाके में बहुत अच्छा मौसम रहता है आप उस मौसम के बारे में लिखेंगे। साथ ही साथ कौन कौन सी फसलें उस मौसम में उगती हैं और क्या क्या उसकी विशेषता है, इसके बारे में भी आप बताएंगे और एक गद्य खंड आप स्वयं करेंगे। ठीक है ना, या काव्य खंड के रूप में इसको आप खुद करेंगे। यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत ने यह कविता चौथे दशक में लिखी थी। उस समय के गांव में और आज के गांव में आपको क्या परिवर्तन नजर आते हैं। ये जो कविता लिखी गई है ग्रामश्री, ये लगभग 10वें चौथे शतक में, ठीक है, चौथी शताब्दी में ये लिखी गई थी। और यह जो है समय, इस समय यानी कि जिस समय ये कविता लिखी गई और आज के समय में गांव में क्या क्या परिवर्तन आए हैं इसके बारे में आपको लिखना है। और जो चीजें आप महसूस करते हैं, जो जो चीजें यहाँ पर इस कविता में लिखी गई हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पहले के गांवों में और आज के गांव में बहुत परिवर्तन आ चुका है। सबसे बड़ा कारण इसका क्या रहा, सबसे बड़ा कारण इसका रहा पलायन, क्योंकि गांव से लोग, अधिकतर लोग जो हैं पलायन कर चुके हैं। और शायद कुछ सालों से, 1-2 सालों से ये पलायन थोड़ा बहुत हद तक जो है रुका हुआ है, क्योंकि आज गांव में सड़कें आ गई हैं, बिजली आ गई है, हर गांव में बिजली है, सड़कें हैं, सभी सुविधाएं जो हैं दी जा रही हैं गांव के लिए भी। तो सरकार का भी बहुत इसमें प्रयास रहता है कि वे जो है गांव के पलायन को रोके। ठीक है ना, लेकिन फिर भी आज के जो दशक में और उस समय के दशक में जो गांव में जो परिवर्तन आया है बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग जो हैं अब उस तरह से मेहनत नहीं कर रहे हैं जैसे पहले किया करते थे। पहले हमारा जो गांव का रहन सहन था, हम जिस चीज को, जिसकी खेती करते थे उसी पर निर्भर रहते थे। हम अपने खेतों का शुद्ध जो भोजन है, जो आपका सीधे आप अपने खेतों से ला करके उसे खाते थे। आज जो है ऐसा नहीं है, खेत गांव में रहकर भी लोग जो हैं बाजार से ही खरीद कर खाते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। और जहां तक बात है दालों की, सब्जियों की, तो इसमें जब मेहनत ही नहीं होगी तो फिर ये चीजें उगेंगी भी कैसे। क्योंकि जैसे कि हमने फसल के बारे में कविता पढ़ी थी इससे पहले कि फसल जो है किसी एक की नहीं है, फसल में प्रकृति का और मनुष्य का, दोनों का जो है बराबर हिस्सेदारी है। ठीक है ना, प्रकृति बहुत अच्छी आपकी मिट्टी उपजाऊ है और हम उसमें कुछ मेहनत ही ना करें, कुछ फसल ही ना बोएं और बो के उसको छोड़ दें, तो क्या वो बहुत अच्छी उपजाऊ हो जाएगा? वो नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए पानी चाहिए प्रॉपर, उसके लिए खाद चाहिए, और हमने बस बो दिया और छोड़ दिया, ऐसे तो वो अच्छा नहीं होगा। या फिर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और मिट्टी जो है वहां की उचित नहीं है ना। तो अब जो पहाड़ी इलाके हैं, बहुत ज्यादा हिल एरिया में का जो क्षेत्र होता है, वहां पर हम जैसे धान वगैरह नहीं बो सकते हैं, क्योंकि वहां के लिए मिट्टी उपजाऊ नहीं है, वहां का जो मौसम है, क्लाइमेट है, वो सुटेबल नहीं है उस फसल के लिए। तो इन चीजों का भी जो है बड़ा ध्यान रखना पड़ता है फसल के लिए।
तो ये परिवर्तन जो है, आज बहुत परिवर्तन जो है हमारे गाँव में आ गया है। पहले जो है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती थी गाँव में। अब जो है क्योंकि रोड गई है तो बहुत ज्यादा हमारे जो पेड़ हैं वो पेड़ भी कट चुके हैं, और जब पेड़ ही कट गए हैं तो हरियाली भी कहीं ना कहीं कम हुई है। ठीक है, तो बहुत कुछ देखने को परिवर्तन मिला है। हरियाली की यहाँ पर बात की है, हरियाली कम हो चुकी है क्योंकि पेड़ जब रोड गई, सड़कें जब हमारे गांव में गई तो बहुत सारे पेड़ जो है कटे। पेड़ कटने से जो है बहुत सारे जो है पेड़ जो है उसमें क्या हो गए हैं, कट गए, और वो जो हरियाली पहली थी वो अब हमें देखने को नहीं मिलती है। ये एक परिवर्तन आया है। दूसरी बात, पलायन हुआ है। गांव जो है, कई गांव तो सुनसान पड़ गए हैं, कई गांव में अभी भी लोग हैं, लेकिन इतने नहीं जितने पहले रहा करते थे। ठीक है, गांव का जो रहन सहन है वो अब थोड़ा सा पहले से बेटर हुआ है, लेकिन लोग मेहनत कम कर रहे हैं और जो बाजार की जो चीजें हैं उस पर ज्यादा निर्भर हो चुके हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारा जो है ये परिवर्तन आ चुका है, तो ये सब आप लिखेंगे। ठीक है, और अपने अध्यापक के साथ गांव की यात्रा करें और जिन फसलों और पेड़ पौधों का चित्रण प्रस्तुत कविता में हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो जिन जिन फसलों के बारे में हमने इस कविता में पढ़ी है, आप तो गांव में स्वयं रहते होंगे, गांव में आपको पता है कहाँ कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो आप उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, या फिर आप अपने टीचर्स के साथ भी भ्रमण पर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी सॉरी कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं। इन प्रश्नों को देखिए। चलिए अब इसी पाठ के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी कि छोटे उत्तर में इनके उत्तर लिखने हैं। इसमें भी आपका पहला प्रश्न है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको कहा है आप साथ साथ लिखते रहेंगे। और तो चांदी की उजली जाली के समान किसे कहा गया है, यह जाली कहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है ना, चांदी की सी उजली जाली, है ना। तो ये पहली जो कविता की जो चार पंक्तियां थी आगे, वहीं पर आपको ये देखने को मिला। हमने वहां पर अर्थ भी जाना कि जब सूरज की सफेद किरणें चांदी की क्या होती हैं, वो चांदी की उजाली जाली यहाँ पर कहा गया है। ठीक है ना, चांदी की उजाली जाली किसे कहा है, सूरज की जो किरणें पड़ती हैं सुबह सुबह उसको कहा गया है। यह जाली खेतों में दूर दूर तरफ फैली हुई है, हरियाली से जो है लिपटी हुई दिखाई दे रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि सूरज की सफेद किरणों को चांदी की उजली जाली के समान कहा गया है, और यह जाली खेतों में दूर दूर तक फैली हरियाली से लिपटी हुई दिखाई दे रही है। चलिए जल्दी। चलिए इसका दूसरा प्रश्न है, तिनकों पर औंस की बूंदें देखकर कवि ने क्या नवीन कल्पना की और क्यों की। तिनकों पर औंस की बूंदें देखकर कवि ने क्या नवीन कल्पना की और क्यों। चलिए, तिनकों पर औंस की बूंदों को देखकर कवि ने हरे रक्त की नवीन कल्पना की। क्या कहा था कि जैसे कि इसमें हरा जो है खून, इसमें क्या हो रहा हो, झूल रहा हो। जब हवा हल्की हल्की हवा जब जो है पड़ती है सुबह सुबह, जब औंस की बूंद जो है थोड़ी सी हिलती है उन तिनकों से, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हरा जो है रुधिर उसमें हिल रहा है। और क्योंकि तिनकों पर पड़ी औंस की बूंदें हवा से हिल डुल रही हैं, इससे बूंदें जो है तिनकों के हरे हरे जो है रक्त के समान उनको प्रतीत हो रही हैं। तो एक नई कल्पना यहाँ पर कवि ने की है कि जो हरे पत्तों पर जो ओस की बूंदें हिल रही हैं, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हरा खून जो है, हरा रक्त जो है उस उन तिनकों में, उन पत्तियों में जो है हिल डुल रहा। तो ये एक नई कल्पना थी यहाँ पर। और यहाँ पर जो है इसका मानवीकरण भी किया गया है, इसका विरोधाभास भी हो रहा है। जैसे कि हमने अलंकार आपको बताया था कि यहाँ पर रक्त कहा है, और रक्त कैसा होता है, रक्त आपका लाल होता है। ठीक है, चलिए साथ साथ लिखते रहेंगे आप। इसके बाद देखिए इसी में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 3 है आपका,
ग्राम श्री कविता के आधार पर बताइए कि आकाश कैसा दिखाई दे रहा है। उस कविता के आधार पर आपका जो आसमान है वो कैसा दिखाई दे रहा है। ग्राम श्री कविता से ज्ञात होता है कि आकाश जो है चिर निर्मल और इसका जो विस्तार है विस्तृत यानी कि नीले पर्दे या फलक के समान है। यह विशाल पर्दा हरी भरी धरती पर झुका हुआ है। इन पंक्तियों में जो है यहाँ पर कवि ने बताया था। ठीक है, तो ग्राम श्री कविता में ये ज्ञात होता है कि आकाश चिर निर्मल विस्तृत नीले पर्दे या फिर फलक के समान आंचल के समान जो है दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये धरती पर जो है नीला आंचल जो है आसमान ने बिछा दिया हो, तो यह विशाल पर्दा हरी भरी धरती पर झुका हुआ है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, धरती रोमांचित सी क्यों लगती है। यह रोमांच किस तरह प्रकट हो रही है। तो धरती रोमांचित सी इसलिए लग रही है क्योंकि गेहूं और जौ में बालियां आ गई हैं। इसमें गेहूं और जौ की फसल का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जिस तरह रोमांचित होने पर हमारे शरीर के जो है रोए खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर गेहूं और जौ की जो बालियां हैं उसमें भी दानों पर लगे जो है नुकीले भाग को देखकर लगता है कि ये धरती के रोम है, जिससे उसका रोमांच जो है प्रकट हो रहा है। ठीक है, चलिए तो 2 प्रश्न के उत्तर आपने लिख लिए होंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है इस स्लाइड में, ग्राम श्री कविता के आधार पर बताइए कि आकाश कैसा दिखाई दे रहा है। तो जैसा हमने इस कविता में पढ़ा है वही हमने लिखना है। ठीक है, अपनी कल्पना यहाँ पर हमने ऐड नहीं करनी है या अपना जो हम वास्तविकता है उसको नहीं बताना है। चाहे यहाँ पर आकाश को काला भी कहा होता कविता में, तो तब भी हमने इस कविता के आधार पर ही इसका उत्तर देना है। तो जब भी आपको कविता के आधार पर कुछ बात कहा जाए, प्रश्न किया जाए, तो फिर आपको रियलिटी नहीं बतानी है। कभी कभी काल्पनिक चीजें भी कविताओं में होती हैं, तो आपने वो काल्पनिक चीजों का ही यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है ना। तो देखिए आकाश की यहाँ पर किस प्रकार से इसका विस्तार बताया गया है, आकाश को कैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस कविता में। तो आकाश चिर निर्मल यानी कि पूरा साफ दिख रहा है, पूरा ही स्वच्छ दिख रहा है, विस्तृत नीले पर्दे या फलक के समान है। यह विशाल पर्दा हरी भरी धरती पर झुका हुआ है। धरती रोमांचित सी क्यों लगती है, यह रोमांच किस तरह प्रकट हो रहा है। तो धरती रोमांचित सी इसलिए लग रही है क्योंकि गेहूं और जौ में बालियां आ गई हैं। जिस तरह रोमांचित होने पर हमारे शरीर के जो रोए हैं वो खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार गेहूं जौ की जो बालियों में दाने होते हैं ना पर लगे जो नुकीले भाग को देखकर ऐसा लगता है कि धरती के रोम हैं, जिससे उसका रोमांच जो है प्रकट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद इसी लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में। तो देखिए 5वां प्रश्न है, सरसों फूलने का पर वातावरण पर क्या असर पड़ा और इसे झांक कर कौन देख रहा है ना। फूली सरसों पीली पीली, एक लाइन हमने पढ़ी थी कि सरसों के फूलने से क्या जो है हमारी वातावरण पर प्रभाव पड़ा, क्या असर हुआ इसका। तो जब पीली पीली सरसों फूलती है तो पूरा ही वातावरण तैलाक्त युक्त हो जाता है। तैलाक्त युक्त मतलब तेल की गंध। जब आप सरसों जब फूलने के बाद जब उसमें सरसों की जो बालियां होती हैं वो लग जाती हैं, बालियां नहीं कहेंगे हम, सरसों जब उसमें लग जाते हैं तो वो जो है वहां पर एक प्रकार की जो है खुशबू वहां से आती है सरसों के खेतों से। तो उसी को यहाँ पर क्या कहा है, तैलाक्त युक्त गंध कहा है। ठीक है ना। तो सरसों के फूलने से वातावरण में तेल की गंध भर गई है। तेल से युक्त जो है वहां हवा चल रही है, जो हवा के साथ उड़ती फिर रही है। इस पीली पीली जो है फूली सरसों को अलसी की कली हरी हरी धरती से झांक झांक कर देख रही है। कौन देख रही है, कौन, अलसी की कली।
और वो क्या देख रही है, पृथ्वी से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये इस फूली हुई सरसों को झांक करके देख रहा है। चलिए आगे है प्रश्न नंबर 6। खेतों में खड़ी मटर के सौंदर्य का वर्णन ग्राम श्री कविता के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पर मटर के सौंदर्य का वर्णन भी किया गया है इस कविता में। तो किस प्रकार से मटर के सौंदर्य का वर्णन हुआ है, इसको हमें लिखना है इस कविता के आधार पर। तो खेतों में मटर की जो फसलें हैं वे खड़ी हैं और उस पर रंग बिरंगे फूल और फलियां आ चुकी हैं। ठीक है ना, आपने मटर की खेती देखी होगी। इन फूलों को देखकर लगता है मटर सखियों के संग जो है हंस रही है और वह अपनी मखमली पेटियों जैसी छीमियों में बीजों की लड़ी छिपा रखी है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, इस कविता में ये बताया गया है कि जो मटर है उसकी जो फलियां हैं और जो फूल हैं वो खिलने चुके हैं और इन फूलों को देखकर उसकी जो सखियां रूपी जो और पौधे हैं वहां पर वो भी जो हैं बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, वो भी हंस रही हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपनी मखमली पेटियों जैसी छीमियों में बीजों की लड़ी को छिपा रखी है। कौन? मटर। मटर की भी जो जब कोमल होता है मटर, जब शुरुआती दौर में वो मटर जो है उगते हैं, उसके अंदर फली आती है तो बाहर की जो छिकल होता है ना, छीमिया, वो जो है बड़ी सॉफ्ट होती हैं। तो उसको यहाँ पर मखमली पेटियां कहा गया है और अंदर क्योंकि मटर के जो बीज होते हैं वो उन छीमियों के अंदर होते हैं, तो क्या लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो मटर हैं वो उन छीमियों के, मखमली रूपी उन छीमियों के अंदर जो है अपने बीजों को छिपा रखी हैं। ठीक है ना, तो ऐसा यहाँ पर ग्राम श्री कविता में ये प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ प्रकृति का बड़ा सुंदर जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है, उसका चित्रण किया गया है, हर फसल के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर सर्दी के मौसम का यहाँ पर वर्णन किया गया है, क्योंकि सर्दियों में जो है आपकी जो धूप है वो बड़ी सुंदर लगती है और साथ में जब ओस की बूंद उन पत्तियों में जो है पड़ती है और ऊपर से धूप सुबह सुबह जब खिलती है तो वो भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चांदी की कोई जाली जो है इन फसलों के, इन पौधों के ऊपर बिछा दी गई हो। ठीक है, तो जल्दी से लिख लीजिएगा इन दो प्रश्नों के उत्तर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तितलियों के उड़ने से वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इस दृश्य को देखकर कवि अनूठी कल्पना कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ कवि ने क्या कहा है, तितलियों के उड़ने से वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस दृश्य को देखकर कवि अनूठी कल्पना कर रहा है। चलिए इस प्रश्न को लिखिएगा। चलिए, तितलियों के उड़ने से वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस दृश्य को देखकर कवि अनूठी कल्पना कर रहे हैं। तो देखिए, पेड़ पौधे एवं फसलों पर रंग बिरंगे जो सुंदर फूल खिले हैं, ये फूल हवा के साथ झूम रहे हैं। तितलियां उड़ती हुई फिरती हुई एक फूल से दूसरे फूल पर आ रही हैं और जा रही हैं। इससे वातावरण अत्यंत सुंदर बन रहा है और इसको देख करके कवि यह कल्पना करता है कि जैसे फूल ही उड़कर एक डाल से, यानी कि फूल ही फूल में उड़ करके एक डाल से दूसरी डाल पर क्या हो रहे हैं, मंडरा रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये जो है कल्पना यहाँ पर कवि ने की है कि जो सुंदर तितलियां हैं वो रंग बिरंगे फूलों पर, रंग बिरंगी तितलियां जो हैं एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ रही हैं। लेकिन कवि इसकी कल्पना करते हैं कि ये तितलियां नहीं हैं बल्कि फूल ही स्वयं जो है, यानी कि वो तितलियां भी जो है बड़ी सुंदर लग रही हैं फूलों की तरह, बोलने का उनका ये तात्पर्य है। और यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है फूल ही एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ रही है, मंडरा रही है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद है अमरूद, बेर और आंवला जैसे फल और उनके पेड़ कवि का मन क्यों लुभा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने अमरूद, बेर और आंवले की बात की है। ये जो है कवि के मन को क्यों लुभा रहे हैं, क्यों उनको जो है बड़ा प्रसन्न कर रहे हैं, कवि उनकी तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं। तो इस प्रश्न को लिखिएगा। चलिए, तो देखिए, कच्चे हरे दिखाई देने वाले अमरूद, तो आपने सभी ने अमरूद खाए होंगे।
हरे हरे अमरूद भी खाते हैं आप, और उसके बाद पकने के बाद भी आप क्या करते हैं, उनको खाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ कच्चे हरे दिखाई देने वाले अमरूद अब पक कर पीले हो गए हैं और उन पर लाल लाल चितियां पड़ गई हैं। अमरूद आपने देखे होंगे, पहले हरे होते हैं, लोग हरे भी खा लेते हैं, और जब वो पक जाते हैं पूरी तरह से, उनके बाहर से हल्की हल्की लाल लाल जो है धब्बे से पड़ जाते हैं, जिनको चितियां यहाँ पर कहा गया है। बेर के फल जो है अब पक करके सुनहरे और मीठे हो गए हैं। आंवले की जो डालियां हैं अब छोटे छोटे आंवलों से जड़ी हुई दिखाई दे रही है। इस कारण से ये फल और पेड़ जो हैं कवि का मन क्या कर रहे हैं, लुभा रहे हैं। ठीक है ना। ये मन है, मैन नहीं है, इसको आप कहीं मिसप्रिंट हो जाती है तो इसको आप ठीक कर लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, अमरूद, बेर और आंवले जैसे फल और उनके पेड़ कवि का मन क्यों लुभा रहे हैं। तो कच्चे हरे दिखाई देने वाले जो अमरूद हैं वे पक कर पीले जब हो जाते हैं तो उनके बाहर से लाल लाल कुछ धब्बे से पड़ जाते हैं। बेर के फल भी जो है, और उनको देखकर बड़ा लालच भी आता है, खाने का मन करता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या कहा है, बेर के फल जो है पक करके सुनहरे और मीठे हो गए हैं। आंवले की जो डालियां हैं वे भी छोटे छोटे आंवलों से जड़ी हुई दिखाई दे रही है। इस कारण से फल और पेड़ कवि के मन को लुभा रही है। ठीक है। तो आप भी देखेंगे कहीं अमरूद का पेड़, तो आप भी जो है उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, और अगर रास्ते में पड़ता है तो आप तुरंत उससे अमरूद तोड़ करके खा भी लेंगे। ठीक है। तो यहाँ कवि का मन भी जो है बड़ी इसकी तरफ जो है आकर्षित हो रहा है, इन पेड़ों की तरफ, इन फलों की तरफ। ठीक है। चलिए, इसी क्रम में आगे प्रश्न नंबर 9 है। कवि ने हरी थैली किसे कहा है और क्यों कहा है। लास्ट में कवि ने क्या कहा है कि ये हरी थैली जैसी प्रतीत हो रही है, किसको ये कहा है। कवि ने शिमला मिर्च के जो पौधे हैं, पौधों पर आई बड़ी बड़ी मिर्चों को क्या कहा है, हरी थैली कहा है। ये मिर्च गुच्छों के रूप में इन पौधों पर लटक रहे हैं। इन्हें देखकर लगता है कि बड़ी बड़ी हरी हरी जो है थैलियां लटक रही हैं। तो सभी जानते हैं शिमला मिर्च। ठीक है। तो शिमला मिर्च को यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, थैली जैसी कहा है। ठीक है ना। चलिए, तो लिखेंगे, कवि ने शिमला मिर्च के पौधों पर आई बड़ी बड़ी मिर्चों को हरी थैली कहा है। ये मिर्च गुच्छों के रूप में इन पौधों पर लटक रहे हैं और इन्हें देखकर लगता है कि बड़ी बड़ी और हरी हरी थैलियां लटक रही हैं। चलिए, साथ साथ लिखते रहेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, कवि द्वारा हरियाली और तारों का किस तरह मानवीकरण किया गया है। ग्रामश्री कविता के आधार पर लिखिए। तो देखो, यहाँ पर हरियाली पर सर्दियों की धूप पड़ने से लग रहा है, उत्तर लिखेंगे कि हरियाली पर सर्दियों की धूप पड़ने से लग रहा है कि हरियाली हंस रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो हरियाली है ये हंस रही है। धूप के साथ मिलकर सुखपूर्वक जो है अलसाई सी सो रही है, और शाम के समय जब ओस पड़ने से रात भीगी सी लग रही है। ऐसी रात में तारों को देखकर लगता है कि वे जो है सपनों में खोए हुए हैं। इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका मानवीकरण किया है। हरियाली को कैसे क्या कहा है कवि ने कि जब हरियाली पर सर्दियों की धूप पड़ने से लग रहा है कि हरियाली हंस रही है। तो क्या हरियाली हंसेगी, हरियाली हंसेगी नहीं, लेकिन यहाँ पर कवि ने इसका मानवीकरण किया है। मानवीकरण के जैसे हम मनुष्य, हम लोग करते हैं, हम हंसते हैं, ऐसे ही हरियाली हंस रही है। इसके बाद यहाँ पर क्या कहा है कवि ने कि जब शाम के समय ओस पड़ने से रात भीगी सी लग रही है। ऐसी रातों में तारों को देखकर लगता है कि वे सपनों में खोए हुए हैं। अब जो तारे कभी सपनों में खो सकते हैं नहीं, लेकिन मानव भी ये कृत्य कर सकते हैं। तो ये भी जो है तारों का भी यहाँ पर कवि ने मानवीकरण किया है। ठीक है ना।
तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि यहाँ पर जो सर्दियां हैं, सर्दियों की जो हरियाली है उस पर जब धूप पड़ती है तो ऐसा लग रहा है जैसे वो हरियाली हंस रही है। तो यहाँ पर इसका मानवीकरण हो गया है, ठीक है। और रात में जब ओस की बूंद पड़ती है तो ऐसी रात में तारों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वे सपनों में खोए हुए हैं। तो इसका भी यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। चलिए, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर है। चलिए, प्रश्न है कि प्रकृति सतत परिवर्तनशील है। सतत परिवर्तनशील, सतत जानते हैं आप, लगातार, ठीक है। प्रकृति सतत परिवर्तनशील है, यानी कि प्रकृति में सतत का मतलब जानते हैं लगातार परिवर्तन होता रहता है प्रकृति में, ठीक है ना। आप सोते रहिए, जितने समय में सुबह होनी है सुबह होके रहेगी। आप चाहे 12 बजे तक सोइए, तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य सोया हुआ है तो प्रकृति अपना काम नहीं करेगी, या फिर आप जागते रहिए तो रात को दिन नहीं होगा। तो प्रकृति अपना काम करती रहती है, दिन अपनी समय पर होता रहेगा, रात अपने समय पर होती रहेगी, और जो मौसम के जो चेंजमेंट हैं वो भी होते रहेगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या कहा है कि ग्राम श्री कविता में जो है क्या कहा है कि प्रकृति सतत परिवर्तनशील है ना। तो आप रात और दिन को ही लेकर चलिए, सुबह होती है, फिर दिन होता है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, फिर सुबह होती है। तो ये जो है अपना परिवर्तन करता रहता है, ठीक है। तो ग्राम श्री कविता में वर्णित आम, पीपल और ढाक के पेड़ों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पर इन पेड़ों के आधार पर जो है इसका स्पष्ट करना है, ठीक है। तो ग्राम श्री कविता में एक और दर्शाया गया है कि आम के पेड़ों पर अब सोने और चांदी के रंग के बौर आ गए हैं, इससे सारी डालियां मंजरियों सी जड़ी हुई लग रही है। दूसरी ओर पीपल और ढाक के पेड़ जो हैं अपनी पुरानी पत्तियां गिराते जा रहे हैं, यानी कि नए पत्ते जब उसमें आते हैं तो वो पुराने पत्तों को क्या करती है, गिरा देती है, ठीक है ना। तो वो जो है गिराती जा रही है। पत्तियां गिरने से जो है ढूंढ जैसे दिखने वाले ये पेड़ जो है सौंदर्यहीन हो गए हैं, यानी कि जब वो सारी पत्तियां गिर जाती हैं तो वो बिल्कुल जो है बड़े कैसे दिखते हैं, बड़े ही भद्दे दिखते हैं वो पेड़ बिना पत्तियों के, ठीक है। सौंदर्यहीन हो जाते हैं, यानी कि उसका सौंदर्य जो है खत्म हो जाता है, जबकि आम के पेड़ का सौंदर्य बढ़ रहा है। इस तरह एक और सौंदर्य की सृष्टि हो रही है तो दूसरी ओर समाप्ति भी हो रही है। यहाँ प्रकृति जो है निरंतर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रकृति जो है सतत परिवर्तनशील है। किसी में जो है नए नए जो है क्या आ रहे हैं, मंजरियां आ रही हैं, आम की बोर उसमें आ रही हैं, वो बड़ी सुंदर लग रही हैं। और यही दूसरी तरफ जो है यहाँ पीपल और जो ढाक के पेड़ हैं उसकी पत्तियां गिर रही हैं, तो वो बड़े जो है क्या लग रहे हैं, भद्दे से लग रहे हैं, सौंदर्यहीन वो हो गए हैं, ठीक है ना। तो पेड़ों पर जब पत्तियां नहीं रहेंगी तो वो सौंदर्यहीन लगती है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारी जो प्रकृति है वो सतत परिवर्तनशील है, उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। अब इसी के साथ कल की क्लास में हम आगे के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।